स्टूडेंट्स, आज हम आपका सिविक्स का जो चैप्टर हम कर रहे थे, चैप्टर 9 जन सुविधाएं, उसको आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा सरकार की भूमिका, कैसे वो जन सुविधाओं को जो है लोगों तक मुहैया कराए। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है। आज हम करेंगे विकल्पों की तलाश। इससे पहले मैं विकल्पों की तलाश कराऊं, मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूँगी। यहाँ बीच में पेज नंबर जो है 111 पर हमने ये मिस कर दिया था। यहाँ पे दो लोग जो है आपस में बात कर रहे हैं जन सुविधाओं को लेकर। तो देखिए, अम्मू, देखा तुमने सौदापेट की सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थीं। सड़कों पर बत्ती भी नहीं थी। पता नहीं रात में वहाँ क्या हालत होती होगी। कुमार, किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगी। अम्मू, झुग्गी बस्तियां ऐसी क्यों होती हैं? क्या वहाँ जन सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? कुमार, मेरे ख्याल में जन सुविधाएं उन लोगों के लिए होती हैं जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं। वही लोग हैं जो कर चुकाते हैं। कर मतलब टैक्स। अम्मू, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं बल्कि सभी को जन सुविधाएं मुहैया कराए। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या बस्ती में लोग देश के नागरिक नहीं हैं? उनके भी तो कुछ अधिकार हैं। कुमार गुस्से में, पर ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। अम्मू, चाहे जो हो, उसे रास्ता तो निकालना पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सड़क, पानी, बिजली के बिना झुग्गी में जिंदगी कैसी होगी? कुमार, अरे अम्मू, हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना ना हो, ताकि हर व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके। तो देखिए, यहाँ पर दो लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जन सुविधाएं एक झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति के लिए भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी एक महल में रहने वाले व्यक्ति के लिए। तो सरकार को उन सभी को ये सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर आगे करते हैं, विकल्पों की तलाश। अब फिर से हम आ जाते हैं चेन्नई पर। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगा है। नगर पालिका की जल आपूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियों ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। मतलब कि निजी कंपनियां जो है वो पानी की किल्लत को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है जगह को घेर रही है कि वो वहाँ तक अपनी फैसिलिटीज़ पहुँचा सकें। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। आप सभी को पता है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है वो अपने मुनाफे के लिए ही कोई काम करेगी। पानी के इस्तेमाल में भी जबरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी, मतलब कि सिर्फ 1 लीटर पानी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर, मतलब कि 80 बाल्टी पानी मिलता है। नगर पालिका के जरिए जल आपूर्ति में कमी तो अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसीलिए जल आपूर्ति काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर ही रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम है। दूसरा, दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। अब एक छोटी सी स्टोरी है फिर से। पोतो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति
प्रोतो एलेग्रे ब्राज़ील का एक शहर है जहाँ पर शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया में के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ही ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जल आपूर्ति के सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। अब ये देखिए ब्राज़ील के शहर में, ब्राज़ील एक ऐसी जगह है जहाँ पे शायद से हमारे देश से कम जो है वो डेवलप है, फिर भी वहाँ पर जो पानी की किल्लत है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार वहाँ पर काम करती है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर पे वापस आते हैं जहाँ तीसरे पॉइंट में है, जहाँ जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई है। ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। इस कारण वहाँ सारे लोगों के लिए पानी खर्च उठाना संभव नहीं हो पाया है। ऐसे शहरों में लोगों के लिए विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव से सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में जो है लेनी पड़ी। फोर्थ देखिए, भारत सरकार ने जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम है और उसकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही में की एक रिपोर्ट से पता चला है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और इसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहां पर पानी को ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जल आपूर्ति विभाग को ही तय करनी है। मतलब कि वही तय करते हैं कि एक टैंकर के लिए कितने पैसे लिए जाएं और वहीं उन्हें काम करने की इजाज़त देते हैं। इसीलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। अब देखिए पिक्चर में मुंबई के जो है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के बारे में दिखाया गया। ये दुनिया का सबसे घना जो है यातायात मार्ग है। यह रेल हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोगों को भी शहर में काम ढूंढने के लिए जो आते हैं उनको सुविधा दी गई है। ये इस बात पर गौर करें कि शहर में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते, इसीलिए ये लोकल ट्रेन्स जो है वहाँ पर चलाई जाती हैं। अब ये देखिए स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार। स्वच्छता संबंधी जो सुविधाएं हैं वो क्या दी गई हैं हमारे लिए। पाखाने, शौचालय। उन्होंने हैरानी से कहा, हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटा आते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? अछूतों की शिकायत को याद करते हुए महात्मा गांधी का वक्तव्य राजकोट स्वच्छता समिति 1896 में ये बातें कही गई हैं। पीने के साफ पानी के अलावा यह भी ज़रूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को भी रोका जाए और पानी को स्वच्छ किया जाए, उसकी स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। 2001 की सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 68% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं मतलब कि जो शौचालय है वो सिर्फ 36% परिवारों में ही उपलब्ध है। यहाँ भी ग्रामीणों और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती है। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले 3 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है और इस संगठन ने 75,000 से भी
ज़्यादा सार्वजनिक शौचालयों की इकाइयाँ और 12 लाख से भी ज़्यादा निजी शौचालय बनाए हैं, जिससे 1 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सके हैं। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग हैं। तो ये एक संस्था है जो शौचालयों का निर्माण करती है। आइए अब हम पढ़ेंगे। ये देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी बिजली अंधेरे में हैं। अब निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की ये अहम जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को जन सुविधाएं मुहैया कराए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। मतलब कि सभी को ये सुविधाएं बराबर तौर पर मिलनी चाहिए। आपको पता चला होगा कि जन सुविधा में लोगों को शिक्षा का अधिकार और जो है स्वास्थ्य का अधिकार, पीने के पानी का अधिकार, ये सब अधिकार जो हैं दिए गए हैं। ये सभी का हक है इनको पाना। तो ये जन सुविधाओं का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी और उनको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी बुक में, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने इलाके में की पानी, बिजली और कुछ जन सुविधाओं को देखें, क्या उनमें सुधार की कोई गुंजाइश है? आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए? इस तालिका को भरें। इसको मैं आपको भेजूंगी तो आपने इसको बुक में ही फिल करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।